नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। पानी एक विशेषाधिकार है, लेकिन स्वच्छ पानी उससे भी बड़ा अधिकार है। आइए शुरुआत करें स्वच्छ पानी पाने में सक्षम होना, चाहे आप कहीं भी रहते हो। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि टेक्नोलॉजी ने कैसे स्वच्छ पानी को सस्ता और ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। हम अभी तक दुनिया के ऊपर आए जल संकट का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी में होने वाली प्रगति जल संकट की समस्या को हल करने का प्रारंभिक बिंदु बने और नेक्स्ट हाफ बिलियन लोगों सहित सभी के लिए स्वच्छ पानी सुलभ हो जाए। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत की आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक है और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी है। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा नाम निवेदिता है। मैं एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और राइटर हूँ। और मैं हूँ उत्सव, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं एक एक्स इंजीनियर, मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन ने साफ पानी को पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और सुलभ कैसे बना दिया है। फिलहाल मैं पानी उबाल कर इस्तेमाल करती हूँ। मुझे पता है कि ये तरीका अब पुराना हो गया है और ये वाटर प्यूरिफायर का जमाना है, लेकिन वाटर प्यूरिफायर के एक सेल्समैन ने एक बार मुझसे कहा था कि मुंबई में पानी के लिए प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि हकीकत में RO प्यूरिफायर पानी से जरूरी मिनरल्स निकाल देता है। वो जरूर एक अच्छा सेल्समैन नहीं था, लेकिन उसकी बात सच है। कभी-कभी भारत में पानी बिना किसी विशेष शुद्धिकरण के भी पीने लायक और काफी अच्छा होता है। शायद जहां काफी सख्त पानी होता है, वहीं आपको प्यूरिफायर की जरूरत होती है। मेरे पास भी है। मुझ में पानी उबालने का धैर्य नहीं। हो सकता है हम इस एपिसोड में तुम्हारे लिए कोई विकल्प ढूंढ ले। हाँ, जरूर हो सकता है। आज के एपिसोड में हम बस यही देखने जा रहे हैं। चलिए फिर सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। पता है, खोज करने पर मुझे पता चला कि दुनिया की 1/4 आबादी अब साल में कम से कम 1 महीना पानी की गंभीर कमी का सामना करती है। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक की भविष्यवाणी के अनुसार 2030 तक सूखे के कारण 700 मिलियन लोगों को विस्थापन करना पड़ सकता है। भारत के शहरों में ये समस्या पहले से ही दिखाई देने लगी है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले टॉप 50 शहरों में से 22 भारत में है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहले से ही उपलब्ध जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा है। मुंबई के सबब खार पश्चिम में रहने वाली जया की बात सुनिए। वो एक चौल में रहती है जो निम्न आय वाले लोगों के लिए निम्न गुणवत्ता वाला आवास है, और उसका कहना है कि और हमारे चाली में सुबह में 6 बजे आता है, शाम को 5 बजे आता है, 2 टाइम आता है। एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा आता है। 2 टाइम आता है तो घिस घिस के भरते हैं। और पानी की कमी की कहानी सिर्फ घनी आबादी वाले शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये भीतरी इलाकों में भी एक चुनौती बन गया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2017 की फिल्म कड़वी हवा इसी विषय पर बनी है। ये फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड एरिया की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस फिल्म में महुआ का समुदाय बारिश की कमी, बंजर मिट्टी, कृषि विफलता और क्लाइमेट चेंज से कैसे प्रभावित हो रहा है, ये दिखाया गया है। हमने वर्तमान में बतौर सलाहकार काम करने वाली निताशा नायर से बात की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ऊर्जा और पर्यावरण नीति में विशेषज्ञता के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय वाटर प्रबंधन संस्थान में काम भी किया है और भारत में पानी की स्थिति के बारे में उनका ये कहना है।
According to नीति आयोग नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी का लगभग 17 से 18% हिस्सा भारत में है, लेकिन जल संसाधन का सिर्फ 4% हिस्सा यहाँ है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जल संकट वाले देशों में से एक नाम भारत का है और रिपोर्ट से वास्तव में पता चलता है कि हमारा लगभग 70% पानी दूषित है और ये गंभीर तथ्य है। हम अपने मानसून और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स पर बेहद निर्भर हैं। इन दोनों पर तो तनाव बना ही हुआ है और साथ में जलवायु परिवर्तन कई स्तर की अनिश्चितता और असहनीयता को जोड़कर पानी तक की पहुंच को और कम करता जा रहा है। हम सभी देश में बाढ़ और सूखे की बढ़ती संख्या को देख ही रहे हैं। बाढ़ और सूखे की बात करें तो 2019 में चेन्नई को डे 0 देखना पड़ा। इसके सभी मुख्य जलाशय सूख गए, जिससे सरकार को पीने का पानी ट्रकों से मंगाना पड़ा। लोग कंटेनर भरने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहे। पानी की टैंकरों को हाईजैक कर लिया गया और कुछ इलाकों में तो हिंसा भी भड़क उठी। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि चेन्नई की हालत इतनी खराब है। ये हकीकत है और बेंगलोर का हाल भी ज्यादा बेहतर नहीं है। क्या मैं तुम्हें कुख्यात वाटर टैंकर माफिया की याद दिलाऊं? ठगों, स्थानीय राजनेताओं और जल विभाग के कुछ कर्मचारियों का गठजोड़ एक समानांतर और निजी जल आपूर्ति नेटवर्क चलाता है, जो शहर के ज्यादातर नए एरिया में पानी की आपूर्ति करता है। हाँ, ये सच है। मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को इसी तरह पानी मिलता है, लेकिन फिर भी उस पानी की गुणवत्ता खराब होती है। पानी अक्सर गंदा होता है और इसमें TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा काफी ऊंची होती है। ये समस्या भारत के सभी शहरों में लगातार बनी हुई है। मनी ट्रांसफर और मोबाइल रिचार्ज जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली एक छोटी सी दुकान के मालिक अंशुल गौतम को इस बारे में बात करते हुए सुनते हैं। हम लोग भर के रख लेते हैं कैन में, जो मतलब गंदा रहता है वो नीचे रह जाता है। और उसके बाद कपड़े से छान के भरते हैं। देखो मटके में रखा हुआ है, जिससे छान के भरते हैं हम। अंशुल के पास वाटर प्यूरिफायर नहीं है और वो एक ऐसा इकलौता इंसान नहीं है। भारत में लोग पीने का सुरक्षित पानी पाने के लिए ऐसे कई तरीकों का सहारा लेते हैं। नरेंद्र शुक्ला, जो पेशे से ड्राइवर है, और उन्होंने सबसे पुराने और आसान तरीकों में से एक का सहारा लिया है। बॉयल करके हम मटके में डालते हैं। मेरे पास फ्रिज है और मेरे पास और बॉयल करते हैं पानी को। तो बिना बॉयल किए नहीं, बॉयल। मैं नरेंद्र से सहमत हूँ। मैं भी नल का पानी बिना उबाले नहीं पीऊंगा। किस्मत से मुझे इतना विशेषाधिकार मिला है कि मैं वाटर प्यूरिफायर खरीदने में सक्षम हूँ। मैं हो सके उतना साफ पानी पीता हूँ। लेकिन एक समस्या है, सभी वाटर प्यूरिफायर के पास समाधान एक जैसे ही होते हैं। RO, UV, कॉपर शुद्धिकरण या इनमें से ही कुछ का कॉम्बिनेशन। ये ऐसी समस्या है, अगर आपके पास हथौड़ा है तो आपको हर चीज कील जैसी लगेगी। मुझे ये कोई समस्या नहीं दिख रही। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हें पीने के लिए सबसे शुद्ध पानी मिले? हाँ, लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में पानी हर जगह एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि एक ही शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी अलग अलग होता है। समझ गया। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के मुकाबले बेंगलुरु के पुराने इलाकों में पानी आमतौर पर काफी बेहतर है। हाँ, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि भारत के सिर्फ 10% लोगों के पास ही वाटर प्यूरिफायर है। कई अन्य लोग वाटर कैन्स पर निर्भर हैं, जो उतने शुद्ध नहीं है जितना लोग सोचते हैं। पानी का स्रोत अक्सर अज्ञात होता है और भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के 2017 के एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि शहर में परीक्षण किए गए कैन में बंद पानी के ज्यादातर सैंपल्स में जरूरी खनिज नहीं है। ये हकीकत में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और कुछ मामलों में कार्सिनोजेनिक भी है। इसके अलावा वाटर प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। मैं नितिशा से कहूंगी कि इस समस्या पर रोशनी डाले। Right, so one of the major contributors प्रदूषण में प्रयोगकर्ताओं में से एक मल पदार्थ से होने वाला संदूषण है। ये हमारा कचरा है जो बिना फिल्टर हुए अनियंत्रित रूप से नदियों में बह रहा है। इसे बड़े पैमाने पर रोकने का तरीका है STP या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो नदी में प्रवेश करने से पहले इस पानी को ट्रीट करके उसे शुद्ध करते हैं। लेकिन फिर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके प्रबंधन, निर्माण और संचालन के लिए बहुत प्रयास और मैन पावर की जरूरत होती है।
अब ऐसे भी कुछ समाधान मिले हैं जिनके लिए ज्यादा नई सोच की जरूरत है। मतलब आप अपने सीवेज वाटर का प्रबंधन कैसे करते हैं? आप अपने वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के सिस्टम के माध्यम से प्रवेश करने का प्रबंधन कैसे करते हैं? इस मामले में नई खोज करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो ये नई खोज वास्तव में है क्या? और अंतिम छोर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की समस्या का समाधान कौन कर रहा है? कोई कर तो रहा है, लेकिन उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि अनुकूलित स्वच्छ जल की समस्या का समाधान कौन कर रहा है। आइए मैं आपको ड्रिंक प्राइम के सह संस्थापक मानस रंजन होता से मिलवाती हूँ। 25 साल की उम्र में सेल्स में अपनी पहली नौकरी के दौरान उन्हें साफ पानी की समस्या का अनुभव हुआ। न वो और न ही उनके रूममेट वाटर प्यूरिफायर पर पैसे खर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्हें पानी के कैंस पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन पानी के कैंस अक्सर बाहर से गंदे होते थे, उनके अंदर तैरते पार्टिकल्स होते थे और उनकी डिलीवरी भी अनियमित होती थी। अगर रात 11 बजे पानी खत्म हो जाए तो आपको प्यासा ही सोना पड़ता था, क्योंकि पानी पहुंचाने वाली पड़ोस की दुकान पहले ही बंद हो चुकी होती थी। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी चेन्नई में अपने करियर के शुरुआती दिनों में पानी के कैंस पर निर्भर था। हाँ, तो मानस और उनके रूममेट विजेंद्र रेड्डी, जो सह संस्थापक भी हैं, दोनों ने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया और वहीं से शुरुआत हुई ड्रिंक प्राइम की। लेकिन ये कंपनी शहरी भारत की पानी की समस्या को कैसे हल कर रही है, ये समझने से पहले कुछ दिलचस्प बात जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ उसमें ऐसा क्या खास है, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी-कभी कर्मचारी इतने खुश होते हैं कि वे जिस कंपनी में काम करते हैं उसके बारे में सभी को बताते हैं और अपने दोस्तों को इसे रेकमेंड भी करते हैं। ये अच्छी बात है। काफी क्लोज। उनके ग्राहक भी उनके कर्मचारी बन जाते हैं। क्या कहा? हाँ, जब हम पहली बार उनसे संपर्क में आए तब हमने रेचल से बात की और वो हमें ये बताने के लिए बहुत उत्साहित थी कि कैसे ड्रिंक प्राइम ने उसके जीवन को आसान बना दिया और वो अपने लक्ष्य के साथ कितनी जुड़ी हुई है। ऐसा कहने वाली वो इकलौती भी नहीं है। जाहिर है ड्रिंक प्राइम में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो पहले उनके ग्राहक थे, लेकिन ये तो हम रेचल से बात करेंगे जो ड्रिंक प्राइम में 2 साल पूरे कर रही है और अब हमें बता रही है कि वो यहाँ तक कैसे आई। So I worked with a few organizations before. ड्रिंक प्राइम ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया था, लेकिन वहाँ काम करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं वहाँ खुश नहीं थी। कभी मैं उत्पाद से जुड़ नहीं पाती थी तो कभी कोई और बात होती। यहाँ मैं एक मिशन से जुड़ी हूँ। काम में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उसका एक हिस्सा बन सकती हूँ, है ना? मैं ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन का हिस्सा हूँ, जो कुछ हद तक संगठन का मूल है। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था और जब मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रही थी तब मुझे पता चला कि ड्रिंक प्राइम नए लोगों की भर्ती कर रहा था और मैंने सोचा मुझे इस मौके का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल के वक्त मुझे ये उत्पाद बहुत पसंद आया और मैं देखना चाहती हूँ कि इससे क्या बदलाव ला सकती हूँ। ठीक है, मुझे अब ड्रिंक प्राइम के बारे में जानने की बेताबी हो रही है। साथ ही ये देखना है कि हमारे पास वाटर प्यूरिफायर तो पहले से ही मौजूद है, तो वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। मैंने मानस से ये सवाल पूछा और उसने जवाब दिया, When we wanted to get into the space, जब हम इस एरिया में जाना चाहते थे तब हमने सोचा कि वाटर प्यूरिफायर तो बाजार में काफी समय से मौजूद है और जैसा कि आपने बताया कि ऐसे कई बड़े ब्रांड हैं जिनसे हम सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रवेश संख्या को देखें तो सिर्फ 10% घरों में वाटर प्यूरिफायर है, जबकि टीवी सेट की पहुंच 70% और रेफ्रिजरेटर की पहुंच 50% है। और बोतलबंद पानी के इस उद्योग का तो 2005-2006 तक वास्तव में अस्तित्व ही नहीं था और हमने इसे 2016 में शुरू किया। तब से यानी कि सिर्फ 10 साल के अंदर ये वाटर प्यूरिफायर उद्योग से लगभग 3 गुना बड़ा हो गया है। अब ऐसा कैसे हुआ, ये हमने पता लगाया। तब उसमें से एक कारण था वाटर प्यूरिफायर को आमतौर पर बेचने का, बनाने का और मार्केट करने का तरीका।
आमतौर पर इसे एक बहुत ही विशिष्ट शहरी भारतीय उच्च मध्यम वर्ग के दर्शकों के लिए ही बनाया जाता है। आपकी बात पर सोचने के बाद मैं भी सहमत हूं कि मेरे प्रिविलेज्ड सर्कल के बाहर मैंने ज्यादातर लोगों के पास वाटर प्यूरिफायर नहीं देखा है। लेकिन मानस वाटर प्यूरिफायर के मालिक होने के आधार पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनसे ही सुनते हैं। Most of these water purifier companies look at a water इनमें से ज्यादातर वाटर प्यूरिफायर कंपनियां वाटर प्यूरिफायर को अप्लायंस के तौर पर देखती हैं, जबकि हकीकत में वाटर प्यूरिफायर अप्लायंस से ज्यादा यूटिलिटी है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी भी प्रसिद्ध ब्रांड के पास जाते हैं। उनके पास वाटर प्यूरिफायर के 2 मॉडल होंगे। एक की कीमत शायद 25,000 होगी, दूसरे की कीमत लगभग 6-7 हजार होगी। एक में शुद्धिकरण के 3, 4 या 5 स्टेजेस होंगे और दूसरे में शुद्धिकरण के 7-8 स्टेजेस होंगे। लेकिन एक कंज्यूमर होने के नाते आपको सिर्फ आउटपुट से मतलब है। आप एक उच्च स्तर का शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं और मैं एक निम्न स्तर का शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफायर खरीदता हूं। फिर भी आखिर में हम दोनों को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पीने का पानी ही मिलता है और हमें बस यही चाहिए। और एक बड़ा टीवी या फ्रिज वगैरह खरीदने से हमें जो अंदरूनी गर्व महसूस होता है, वैसा गर्व सबसे महंगा वाटर प्यूरिफायर खरीदने पर भी नहीं होता। और इस इंडस्ट्री को ऐसे पेश किया गया कि सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। प्यूरिफायर कोई भी हो, काम पानी साफ करने का ही करता है। यह एपिसोड पानी के बारे में मेरे विचारों को बुनियादी तौर पर बदल रहा है, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर का उपयोग करना एक तरह से कष्टप्रद तो है। पहले 15,000 का वाटर प्यूरिफायर खरीदो और फिर उसके वार्षिक मेंटेनेंस और सर्विस के लिए हर साल 5,000 रुपए अलग से दो। रेचल के कहने के मुताबिक ये मेंटेनेंस का खर्च ही ड्रिंक प्राइम को अन्य वाटर प्यूरिफायर ब्रांड्स के मुकाबले अलग बनाता है। As a child, I was never really aware of the purchase cost because the बचपन में मुझे परचेज कॉस्ट के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर मेरे जन्म से पहले ही मौजूद था। लेकिन बड़ी होने के बाद मैं मेंटेनेंस की वार्षिक लागत के बारे में बहुत जागरूक थी। वाटर प्यूरिफायर्स बदलने के बाद भी उसकी वार्षिक मेंटेनेंस लागत में कोई कमी नहीं हुई। ये लागत हमेशा ज्यादा ही रहती थी। इस बात को मैं कभी नहीं भूली और मुझे उस वक्त भी अच्छी तरह याद है जब फिल्टर बदलना होता था लेकिन टेक्नीशियन आता ही नहीं। इससे काफी चिड़चिड़ाहट होती थी और मुझे याद है कि मेरी माँ कई दिनों तक टेक्नीशियन को कॉल करती थी, तब जाकर वो आकर फिल्टर बदलता और वार्षिक मेंटेनेंस लागत का भुगतान करने के बाद भी यही हाल होता था। इसीलिए जब मुझे ड्रिंक प्राइम मिला तो मैंने सबसे पहले इस चीज को नोटिस किया और मुझे ड्रिंक प्राइम के बारे में पता चला। तभी मैंने ये नया काम करना शुरू किया था और मैं मेरी सारी कमाई पानी पर खर्च नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैं तब तक सिर्फ पानी के कैन का इस्तेमाल कर रही थी। एक और बात ये थी कि मुझे सारी तकनीकी चीजों के और इस इंडस्ट्री के जो शब्द जाल बुन रखा है उसमें नहीं फंसना था। दूसरी बात ये है कि वार्षिक मेंटेनेंस की लागत आवर्ती है और आपको एक ऐसे उपकरण पर खर्च करते रहना है जो दिन ब दिन पुराना होते जा रहा है और आपको इसे कभी न कभी बदलना होगा, क्योंकि आपको पानी की जरूरत है। और जब आप बेंगलुरु जैसे शहर में रहने जाते हैं तो टेक्नीशियन से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भयानक है। मशीन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। तो ये बात है कि ये पैसा खर्च करने के बावजूद आपका काम नहीं हो रहा है, जबकि ड्रिंक प्राइम मेंटेनेंस हमेशा के लिए मुफ्त में ऑफर करते हैं और मेंटेनेंस के साथ वो फिल्टर भी बदल कर देते हैं और फिल्टर के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ते। और इतना ही नहीं, याद है हम चर्चा कर रहे थे कि पानी की गुणवत्ता हर जगह अलग अलग है। यहाँ मानस उस चुनौती से निपटने के बारे में बात कर रहे हैं। So, for us to be able to इसे अच्छी तरह कस्टमाइज करने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि आपके एरिया की पानी की गुणवत्ता क्या है। हमें पता करना होता है कि एरिया की पानी की गुणवत्ता क्या है और ये किस पैटर्न के साथ बदलता है, क्योंकि बेंगलोर में भी मौसम दर मौसम पानी की गुणवत्ता बदलती रहती है। बारिश के मौसम में यहाँ सभी को गंदा पानी मिलता है, जबकि सर्दियों में पानी की गुणवत्ता आमतौर पर थोड़ी बेहतर होती है। गर्मियों में हमें आमतौर पर थोड़ा सख्त पानी मिलता है।
तो हाँ, नंबर 1, ये हर एरिया के हिसाब से भी बदलता है, और नंबर 2, ये हर मौसम में भी बदलता है। अब जब आप बेंगलुरु में सदस्यता मांगते हैं, और अगर आप बेंगलुरु में उन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या गेटेड सोसाइटीज में से एक में रहते हैं, जहां आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के 5 से 50 लोगों के पास पहले से ही ड्रिंक प्राइम की सदस्यता होने की संभावना है, तो हमें पहले से ही, मतलब आपके हमें संपर्क करने से पहले ही आपके यहाँ के पानी की गुणवत्ता पता है। आपको बस हमें अपना पता देना है, और हम अपने डेटा से आपके एरिया में पानी की गुणवत्ता के विभिन्न प्रकारों का पता लगाएंगे, और उसके आधार पर हमें जो पानी मिलेगा उसे आपके लिए कस्टमाइज करेंगे। ये हुई ना बात। अब मैंने सब देख लिया। एल्गोरिदम ये निर्धारित करते हैं कि मैं किस तरह का पानी पीऊंगा, लेकिन एरिया और मौसम के आधार पर पानी की गुणवत्ता के बारे में सोचना बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ही शहर के अंदर भी पानी के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। और मुझे ये सब्सक्रिप्शन सर्विस का आइडिया काफी पसंद आया। लेकिन चूंकि ये पॉडकास्ट नेक्स्ट हाफ बिलियन के बारे में है, हमने मानस से पूछा कि ड्रिंक प्राइम हर किसी के लिए स्वच्छ पानी संभव बनाने के लिए क्या कर रहा है। मानस ने जवाब दिया, We are experimenting with community. हम समुदाय संचालित वाटर प्यूरिफायर मॉडल के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूं, जिसका समर्थन हमारा समुदाय कर रहा है। मान लीजिए, आज सरकारी स्कूलों में मिलने वाला पीने का पानी साफ नहीं है, और हम सब जानते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। कुछ महीने पहले हम एक समुदाय के पास गए और उनसे अपना पानी दान करने के लिए कहा। मेरा मतलब है, ड्रिंक प्राइम के हमारे सब्सक्राइबर के पास पानी वैसे भी ज्यादा होता है, और उनमें से ज्यादातर के पास ज्यादा पानी का एक्सेस है, या वो हायर पैक खरीदकर उसके माध्यम से 100 लीटर पानी दान कर सकते हैं। और उस पहल के माध्यम से आज हम 20 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी पहुंचाते हैं। ये अभी भी एक छोटी संख्या है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस बात पर मुझे बेहद गर्व है। हमने ओमीडिया नेटवर्क इंडिया के एक निवेशक अभिरूप सरकार से बात की, जो प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक निवेश फर्म है, कि किस चीज ने उन्हें ड्रिंक प्राइम में विश्वास करने और निवेश करने के लिए प्रेरित किया। I think 3 things. One, इसकी वजह इस समस्या की प्रकृति ही है। भारतीय परिवारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी तक की पहुंच एक अनसुलझा मुद्दा है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके परिणाम के बारे में लोगों को समय के साथ ही पता चलता है। फिर भी लोगों को इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि इससे तत्काल संतुष्टि नहीं मिलती। टेलीविजन या स्मार्टफोन खरीदने पर फौरन संतुष्टि मिलती है, इसलिए भारतीय परिवार उस पर खर्च करने को तैयार है। लेकिन कोई भी उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, भले ही उसमें सामान्य स्मार्टफोन से आधा खर्च ही क्यों न हो। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है जिसे हमें हल करना होगा। और बाजार भी तो वैसा है ना? अगर कोई 15,000 रुपए अग्रिम रूप से खर्च नहीं करना चाहता और उसका सर्विस एक्सपेंस भी आवर्ती है, तो इसे हल करने का तरीका है एक अलग व्यवसाय मॉडल दृष्टिकोण अपनाना, है ना? और हम ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे जो इस काम को कर सके। हम अनावश्यक प्लास्टिक के उपयोग, कम गुणवत्ता वाले पानी, असुविधा पैदा करने वाले 20 मीटर के डिब्बे से इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते थे। हम ऐसा भारत नहीं देखना चाहते थे जहां ये चलन समय के साथ और ज्यादा प्रचलित होता जाए। हम इसका ऐसा समाधान लाना चाहते थे जो वास्तव में सार्थक हो, जो किफायती हो, सुविधाजनक हो, कुछ ऐसा हो जो लोगों को पसंद आए और जिसे ज्यादा सोचने समझने की जरूरत न हो। ये कुछ ऐसा ही है। यह D2C के माध्यम से एक बहुत जरूरी अनोखे प्रकार की श्रेणी में आने वाला बिजनेस मॉडल है। ये एज यू गो तरीके का बिजनेस मॉडल है जो हमें बहुत पसंद आया, और ये एक ऐसी समस्या का समाधान है जो सबके लिए बेहद जरूरी है। इसी ने हमें इस व्यवसाय में निवेश करने के लिए उत्साहित किया। चूंकि अब हम ज्यादा टिकाऊ भविष्य की ओर काम कर रहे हैं, जहां पानी हर किसी के लिए सुलभ हो,
ये एक ऐसा भविष्य बनाएगा जहां हम सभी को स्वच्छ पानी का समाधान प्रदान कर सकेंगे। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।